तो चलिए आज बात करते हैं हम लोग मेथड्स ऑफ इरिगेशन के बारे में, सिंचाई की विधियां के बारे में। तो सिंचाई की विधि अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग अलग अलग प्रकार से पौधों को पानी डाल सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास क्या है, एक कोई प्लांट है, ये हमारे पास क्या आ गया, कोई प्लांट आ गया। अब हमको पता है कि प्लांट को पानी प्रॉपर नहीं मिल पाता है, जितना पानी इसको चाहिए उतना पानी नहीं मिल पाता है, इसलिए हम लोग इसको आर्टिफिशियल उसे पानी देते हैं। तो पानी देने की विधि जो होगा, कौन सी विधि से हम लोग इस पौधे को पानी दे सकते हैं। तो इस पौधे को पानी हम लोग अलग अलग प्रकार से दे सकते हैं। जैसे कि अगर इस पौधे की, ये हमारे पास ये जो सॉइल की सतह है, इस सतह पर अगर मैं पानी डाल दिया, कहां पर पानी डाला, सॉइल के सतह पर अगर मैं पानी देता हूं, ये वाले पोर्शन पर, तब इस मेथड को मैं बोलता हूं सरफेस मेथड। क्या कहूंगा मैं, सरफेस मेथड। जब कभी भी किसी सॉइल के सरफेस पर पानी दिया जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, क्या होंगे, तब हम लोग इसको क्या कहेंगे, सरफेस मेथड कहेंगे। ये मैंने इसको सरफेस मेथड। तो जब सॉइल के सरफेस, देखिए सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाना, बहुत सरल है ये, कोई कठिन वाली बात नहीं है। कुछ नहीं बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं, जब कभी सॉइल के सरफेस पर हम लोग इरिगेशन करेंगे तो क्या कहलाएगा, सरफेस इरिगेशन। पहले नंबर पर हम लोग सॉइल के सरफेस पर पानी दे सकते हैं, तो यहां पर पानी हम लोग दे सकते हैं। लेकिन दूसरे नंबर पर साइंटिस्ट लोग ये बोलते हैं कि सरफेस पर अगर हम लोग इरिगेशन वाटर करते हैं तो उसका यूज इफिशियंसी कम होता है, वाटर यूज इफिशियंसी कम होता है। तो ऐसे जगह जहां पर हमारा सॉइल पर हार्ड पेन पाया जाता है, या तो फिर हमारे सॉइल की सतह क्या होते हैं, कठोर होते हैं। अभी हम लोग कल के क्लास में क्या देख रहे थे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। कल के क्लास में हम लोग देखे थे कि ये हमारे पास कोई सॉइल का सतह था, इस सॉइल के सतह पर हमारे पास क्रॉप के रूट जोन भी थे। ठीक है, ये क्रॉप के रूट जोन थे। ये क्रॉप के रूट जोन से पानी जो है वो नीचे की तरफ तो आ ही रहा था, ये पानी नीचे की तरफ परकोलेट होकर के आ रहा था। अब ये रूट जोन से नीचे की तरफ चला जा रहा था। ठीक है, इसके नीचे जाकर के देखेंगे ना बी हॉरिजन में, तो बी हॉरिजन में क्या होता है, जितने सारे ये लीचिंग, यहाँ पर लीचिंग भी तो हो रहा था। ठीक है, यहीं से लीचिंग हो रहा था, तो ये लीचिंग होकर के जितने सारे मिनरल्स आते हैं ना, वो सारे मिनरल हमारे अंडरग्राउंड में नहीं चले जाते हैं। ठीक है, हमारे बी हॉरिजन में आकर के जितने सारे न्यूट्रिएंट हैं वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर रुक जाएंगे। ये न्यूट्रिएंट आकर के यहाँ पर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो पहले साल हमारे पास न्यूट्रिएंट आया, और न्यूट्रिएंट आने के बाद यहाँ पर क्या हो गया, रुक गया। ठीक है, तो ये हमारा सॉइल जब तक गीला था तब तक न्यूट्रिएंट भी गीला रहेगा, समझ लेना। अब जैसे ही बारिश खत्म होगा, गर्मी का दिन आएगा, तो ये न्यूट्रिएंट भी क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। जितना सारा कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, हमारे पास सोडियम है, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे। पहले साल आया हमारे पास यहाँ पर न्यूट्रिएंट आकर के जमा हो गया। दूसरे साल फिर से बारिश होगा, जितने सारे न्यूट्रिएंट था फिर से आकर के यहीं पर क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। पहला नंबर पर एक परत बनाया, दूसरे साल दूसरा परत बनाएगा, तीसरे साल तीसरा परत बनाएगा। ऐसा नीचे पर आकर के सब सॉइल पर क्या होता है, एक मोटा परत बना लेता है। क्या बना लेगा, मोटा परत। ऐसे 2-3 साल ऐसा काम चलता रहेगा। जैसे ही चौथे नंबर का जब साल आएगा, ठीक है, अगला साल जब चौथे नंबर का साल आएगा, तो फिर से पानी आएगा, परकोलेशन होगा, लीचिंग होगा। अब लीचिंग होकर के यहाँ तक न्यूट्रिएंट तो आ जाएगा, पानी भी यहाँ तक आ जाएगा, लेकिन ये बहुत कठोर परत बना लिया रहता है, तब तक पत्थर के जैसे हो जाया रहता है। अब पानी नीचे की तरफ नहीं जा पाएगा। अब पानी अगर नीचे की तरफ जाना चाहेगा तो यहाँ से पानी ऐसे नीचे की तरफ नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ये कठोर परत बन चुका है। जैसे कि हम लोग एक ग्लास लेते हैं, एक ग्लास में पानी भरे हुए हैं, समझ लेना। उस ग्लास के पानी को मैं 1 महीने तक भर करके रख देता हूँ। ठीक है, तो 1 महीने तक उस ग्लास में हम लोग पानी भर के रखेंगे तो उस ग्लास में जितने सारे मिनरल्स हैं, ठीक है, जितने सारे हमारे पास न्यूट्रिएंट है, समझ लेना, वो ग्लास के चारों तरफ क्या हो जाते हैं, जाम हो जाते हैं। जाम होते हैं कि नहीं होते हैं भाई? जितना दिन तक उसको मैं रखूंगा उतने दिन तक उसमें उतना मोटा परत क्या होते जाएगा, जमते जाएगा। फिर गिलास के पानी को मैं फेंक दिया, ग्लास को साफ नहीं करता हूँ, फिर से दूसरा पानी भरा, तो फिर से हमारे पानी पर हमारे पास क्या आ गया, न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे, और न्यूट्रिएंट आएगा, फिर से उसके ऊपर क्या होता जाएगा, ऐसे कठोर परत जमते जाएगा। तो वो कठोर परत जम जाएगा, तो बाद में आप लोग जा करके देखेंगे तो उसको बाद में ऐसे हम लोग नॉर्मल साफ करते हैं तो साफ नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कठोर हो जा रहता है। क्या हो जा रहता है, कठोर। तो ठीक वैसे ही हमारे सॉइल के नीचे पर भी आकर के क्या हो जाता है, न्यूट्रिएंट आकर के जमा हो जाएंगे। ठीक है, इसको बी हॉरिजन बोलते हैं। बी हॉरिजन में आकर के हमारे पास क्या हो जाएगा, कठोर परत बन जाएगा, और कठोर परत बन जाएगा मतलब पानी नीचे की तरफ नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो ऐसे सॉइल जहां पर कठोर परत पाए जाते हैं, ये वाला कठोर परत जहां पर पाए जाते हैं, हार्ड पैंट पाए जा सकते हैं, समझ लेना। ठीक है, या सब सॉइल हमारा क्या रहेगा, हार्ड इन नेचर का रहेगा। वहां पर हमको सरफेस मेथड से इरिगेशन नहीं करना चाहिए, सरफेस मेथड से इरिगेशन नहीं करना चाहिए। उस विधि पर हम लोगों को कौन से मेथड से सिंचाई करना चाहिए, सब सरफेस मेथड से सिंचाई करना चाहिए। सिंचाई की अधोसतही विधि बोलते हैं, या इसको हम लोग सरफेस मेथड बोलते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास 2-3 रास्ते हैं, क्या कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। सब सरफेस मेथड में क्या करेंगे, फिर एक एक को डील करेंगे। पहले होता क्या चीज है ये देख लेते हैं।
तो अभी हम लोग ऊपर में दिए तो सरफेस बोल दिए, ठीक है। अब अगर हमारे पास कोई खेत है मान के चलिए, और इस खेत पर मैं लगाना चाहता हूँ कोई क्रॉप, ठीक है, कोई क्रॉप लगाना चाहता हूँ, मान के चलिए यहाँ पर मैं कोकोनट लगाना चाहता हूँ, नारियल लगाना चाहता हूँ, ठीक है। तो जब मैं नारियल लगाना चाहूंगा तो याद रखना नारियल की जो क्रॉप है वो बहुत लंबी अवधि की फसल है, 20 से 80 साल तक के हमारे क्रॉप हमारे खेतों पर हो सकते हैं। 20 साल तक हमारे पास जनरली नारियल की फसल लगाएंगे तो रहेगा ही। तो किसान क्या करता है, प्लानिंग करता है नारियल को लगाने के लिए। कैसे प्लानिंग किया कि वो ये बोला कि मैं पहले नंबर पर ये वाले पोर्शन पर कोई नारियल का पौधा लगाऊंगा, यहाँ पर नारियल लगाऊंगा, यहाँ पर लगाता हूं मैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार से क्या करेगा, वो नारियल की फसल लगाने के लिए खेत पर प्लानिंग करेगा। वो सिर्फ अभी सोच रहे हैं ना, लगाया नहीं है, याद रखना। यहाँ पर मैं नारियल की फसल लगाऊंगा करके वो ज्योमेट्री निकाल रहा है उसका, ठीक है। तो दूसरे नंबर पर ये सोचेगा अगर मैं नारियल के पौधे लगा दूंगा तो मेरे क्या करना पड़ेगा, इस पौधे को पानी देना पड़ेगा सिंचाई करने के लिए, ठीक है, हमको पानी देना पड़ेगा इसको। तो पानी देने के लिए वो विधि का चयन करना चाहता है कि मैं कौन सी विधि से इस खेत को पानी दूं ताकि मेरे को बड़ा आसानी लगे, मेरे को ज्यादा झंझट का सामना ना करना पड़े। तो सरफेस मेथड से अगर वो पानी देना चाहेगा तो उसका इफिशियंसी कम होता है पहले नंबर पर। और अगर हम लोग नाली विधि से देंगे उस खेत पर पानी तो हमको हर साल नाली बनाना पड़ेगा, ठीक है। गर्मी के मौसम में नाली बनाएंगे, बरसात के मौसम में फिर से हमको मिटाना पड़ेगा, बरसात के मौसम में फिर से हम लोग मिटा देंगे उस नाली को, और गर्मी के मौसम में जिस समय पर सिंचाई करना होगा उस समय हमको फिर से नाली बनाना होगा। तो लंबी अवधि की फसल रहता है तो हर साल नाली बनाना पड़ता है, हर साल उस नाली को बिगाड़ना पड़ता है, हर साल बनाते हैं हर साल बिगाड़ते हैं। तो ऐसा क्या वो दिन अगर वो नारियल लगाए तो क्या वो नाली बनाने के लिए ही नारियल का पौधा लगा रहा है? नहीं। तो वो क्या चाहता है, कोई परमानेंट सॉल्यूशन चाहता है। क्या चाहता है? परमानेंट। तो परमानेंट सॉल्यूशन करने के लिए क्या करता है वो, अभी ये खेत में नारियल तो लगाया नहीं है, ठीक है, क्या करेगा, जहां जहां पर वो नारियल लगाना चाहता है, अभी ये देख लो, ये डायग्राम को देख लो, कहां कहां पर लगाना चाहे वो नारियल, ठीक है, जहां जहां पर वो नारियल की पौधा लगाना चाहता है वहां वहां पर क्या कर देगा, वो नाली बना देगा। क्या बनाएगा? नाली बनाएगा। कैसे नाली बनाएगा चलिए देखते हैं। यहाँ पर वो मुख्य सिंचाई की नाली बनाया ऊपर वाले खेत पर अपने पास, ठीक है, नाली खोदवा रहा है, 3 फीट गड्ढा नाली खोदवा दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक नारियल का पौधा लगा रहा था, ये वाले रो पर लगा रहा था, ये वाले रो पर नारियल के पौधे लगा रहा था, और ये वाले रो पर वो नारियल के पौधे लगा रहा था। तो 3 अलग अलग लाइन बनाया और उसको मेन इरिगेशन चैनल के साथ क्या कर दिया, जोड़ दिया। आ रहा है बात समझ में? अब उसके बाद क्या करेगा, वो लोहे के पाइप लेकर के आएगा, जो 10 मीटर की या 10 फीट के हमारे पास लोहे के जैसे पाइप है, समझ लेना, ऐसे लोहे के पाइप लेकर के आएगा और इस लोहे के पाइप को इस नाली पर क्या कर देगा, वो सेटअप कर देगा। लोहे के पाइप सेटअप हो गया, ये वाला पोर्शन को थोड़ा सा ऊपर रख देगा ताकि वो ट्यूबवेल का जो पानी आएगा, कुएं का जो पानी आएगा, उसको सीधा मुख्य सिंचाई की नाली के साथ जोड़ सके। उसके बाद अब यहाँ पर भी उसको पाइप लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो पाइप लेकर के आएगा, 10-10 फीट का लोहे का पाइप लेकर के आएगा, वो पाइप कैसा दिखाई देगा हम लोगों को कि ये हमारे पास मान के चलिए एक लोहे का पाइप है। क्या है? लोहे का पाइप है, ठीक है। इस पाइप में क्या रहेगा, ये जो ऊपर वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, इस ऊपर वाले हिस्से पर छोटे छोटे छेद होंगे, छोटे छोटे क्या होगा, छेद होगा। चलिए छेद बना करके देखते हैं ऊपर वाले हिस्से पर। ये ऊपर वाले हिस्से पर क्या होगा, छोटा छोटा ऐसा छेद होगा। इसको बोलते हैं हम लोग परपोरेटेड पाइप। क्या कहेंगे? परपोरेटेड पाइप। यहाँ पर आप लोग दिख रहा होगा छोटा छोटा क्या है, ऐसे छेद दिखाई दे रहा है। ये छोटे छोटे क्या रहेंगे, ऊपर में छेद, मतलब वो पूरा पाइप के रूप में नहीं रहेगा, ऊपर में छोटा छोटा क्या रहेगा, छेद रहेगा। इसको बोलते हैं परपोरेटेड पाइप कहेंगे। क्या कहेंगे? परपोरेटेड पाइप कहेंगे। छोटा छोटा छेद है। अब इस छोटे छोटे छेद वाले ऊपर की सतह पर जो छोटा छोटा छेद है, पूरा पर छेद नहीं रहेगा ना, सिर्फ ऊपर सरफेस पर छेद रहेगा, समझ लेना। इस ऊपर सरफेस पर छेद वाले जो पाइप है, इसको ला करके यहाँ पर क्या कर देगा, सेटअप कर देगा। सेट कर दिया। अब सेट करने के बाद जो नाली खोद करके जो मिट्टी निकाला हुआ था, उस मिट्टी को फिर से क्या कर देगा, वो पैक कर देगा। फिर से मिट्टी को क्या किया, पैक कर दिया। तो फिर से पैक करेगा तब हमारे खेत पर यहाँ पर आकर के देखेंगे तो ये नाली गायब हो जाएगा। नाली क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, क्योंकि नाली तो नीचे चला गया ना। नाली कहाँ चला गया, नीचे चला गया। तो ये हमारे खेत पर नाली बन चुके हैं। हमारा खेत अब पूरा का पूरा फसल लगाने के लिए क्या हो चुका है, तैयार हो चुका है। अब वो इस खेत पर क्या करेगा, नारियल के पौधे को लगा देगा। नारियल के पौधे को इस खेत पर लगा दिया। तो जैसे इसको हम लोग बोलेंगे, अगर इस पौधे को मैं नारियल का पौधा, इस धान के पौधे को अब नारियल का पौधा समझ लेना, क्योंकि मैं दोबारा फिर से पौधा नहीं बनाना चाहता। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर अगर वो कोई नारियल के पौधे लगा चुके हैं, अब इस नारियल के पौधे को पानी चाहिए, तो इस खेत पर हम लोग क्या किए हैं, पाइप लगा चुके हैं। यहाँ पर खेत के सतह के नीचे 3 फीट नीचे पर क्या किया हूं, मैं पानी के पाइप ऐसे लगा चुका हूं। अब इधर से ये मेन पाइपलाइन से जुड़ा हुआ है। क्या है? मेन पाइपलाइन से जुड़ा हुआ है, समझ लेना। खेत के इधर मेन पाइपलाइन है, इधर हम लोग बहुत सारे क्रॉप लगाए हुए हैं जी। यहाँ पर एक पाइप था, यहाँ पर दूसरा पाइप को फिर से ऐसे जोड़ देंगे। ऐसे बहुत सारे यहाँ पर हमारे पास क्रॉप लगा रहेगा। अब इस फसल को अगर पानी की आवश्यकता होगा, इस फसल को पानी की आवश्यकता होगा, तो ये हमारे खेत पर छोटे छोटे हमारे पाइप पर क्या है, छेद है। क्या है? छेद है।
तो इस फसल को पानी की आवश्यकता होगा तो हम लोग मेन पाइपलाइन पर पानी डालेंगे, तो ये मेन पाइपलाइन से पानी आने लगेगा, मेन पाइपलाइन से पानी आएगा। अब वो सब पाइपलाइन में पानी आएगा कि नहीं आएगा, हमारे पास सब पाइपलाइन में पानी आ जाएगा। अब ये सब पाइपलाइन में जैसे ही पानी भर जाएगा, उसके बाद ये पानी क्योंकि ऊपर की तरफ छेद है, ऊपर क्या है, छेद है, ये ऊपर के छेद से पानी क्या होने लगेगा, निकलने लगेगा। ऊपर के छेद से पानी ऐसे बाहर निकलेगा। ये पानी बाहर निकलेगा तो ये रूट जोन पर पहुंचेगा। कहां पर पहुंचेगा, रूट जोन पर। और रूट जोन पर अगर पानी पहुंच जाएगा तो हमारे फसल को पानी मिल जाएगा। आ रहा है बात समझ में। यहाँ पर ऐसा कुछ बात समझेंगे, ये हमारे पास क्या है, कोई सरफेस है। ये क्या है, सरफेस। मेरे मोबाइल का आप लोग खेत का सरफेस समझ लेंगे। और ये क्या है, हमारे पास नारियल का पौधा है। ये नारियल का पौधा भी, इस नारियल के पौधे को पानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया, हमें परफोरेटेड पाइप लगाया हुआ सतह के नीचे पर। अब इस सतह के नीचे पानी जब बहेगा इस पाइप पर, इस पाइप के ऊपर में छोटे छोटे क्या है, छेद है। तो इस छेद से जब पानी निकलेगा तो ये वाले सरफेस एरिया को भिंगाएगा कि नहीं भिंगाएगा, सरफेस एरिया भिंगाएगा। तो यहीं पर तो हमारे पास नारियल के रूट रहेंगे ना, तो नारियल के रूट को पानी मिल जाएगा। आ रहा है बात समझ में। इसको बोलते हैं हम लोग सब सरफेस मेथड। क्या बोलेंगे, सब सरफेस मेथड। क्योंकि पानी को मैं सतह पर नहीं डाल रहा हूं, सतह के नीचे पर डाल रहा हूं। तो एक बार पानी हम लोग ऊपर पर डाल सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सरफेस मेथड बोलेंगे। ये मैंने इसको सरफेस मेथड बोल दिया। जब पानी को हम लोग नीचे पर डालेंगे, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, सब सरफेस मेथड। ये हम लोग सब सरफेस मेथड बोल देंगे। कोई दिक्कत की बात है इसमें, कोई दिक्कत की बात नहीं। मतलब पौधे पर हम लोग पानी कहां पर डाल सकते हैं, दो विधि से, या तो फिर सतह पर हम लोग पानी दे दें, या तो फिर सतह के नीचे पर हम लोग पानी दे दें। दोनों नंबर का विधि हो गया। तीसरा नंबर पर हम लोग पानी को दे सकते हैं पौधों के ऊपर पर। अब ठीक है, अभी तक हम लोग सॉइल के ऊपर दे रहे थे या सॉइल के नीचे दे रहे थे। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पौधे को ज्यादा वृद्धि करना है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना है, ठीक है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने के लिए जब पानी को पौधे को क्या किया जाता है, रेन ड्रॉप के रूप में दिया जाता है। एज अ रेन ड्रॉप के रूप में जब देंगे हम लोग, तो रेन ड्रॉप के रूप में जब पौधे को पानी अप्लाई किया जाता है, तो पौधे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बड़े अच्छे से होता है। जैसे कि आप लोग गर्मी के दिनों पर देखे होंगे, रबी के दिनों पर देखे होंगे, तो नॉर्मल अब एक आध दिन अगर बारिश भी हो जाता है तो हमारे सड़क के किनारे पर किसी भी प्रकार के पौधे देखने के लिए नहीं मिलते हैं। भाई उस समय पर भी उसका जर्मिनेशन होना चाहिए, या उस समय पर भी वो पौधे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से होना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग बात करेंगे कि बरसात के दिन में जैसे बारिश के रूप में पानी आता है, लगातार बारिश के रूप में पानी जब आ रहा होता है, उस समय पर हमारे प्लांट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से होता है। मतलब पौधे को अगर हम लोग पानी ऊपर से देंगे तो पानी को क्या करेगा, कुछ मात्रा में स्टोमेटा से भी वो ग्रहण करेगा, और कुछ मात्रा में क्या करेगा, वो हमारे पास रूट से भी वो ग्रहण करेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पौधे के ऊपर पर पानी देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, रेन ड्रॉप के रूप में पौधे को पानी दे सकते हैं प्लांट सरफेस के ऊपर पर। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, इसको स्पेशल मेथड बोलते हैं, या प्रेशराइज मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेशराइज मेथड कहते हैं। प्रेशर के द्वारा पानी देना है। अब भाई पौधे के ऊपर तक हमको पानी पहुंचाना होगा तो प्रेशर का यूज करेंगे ना, ठीक है, स्प्रिंकलर का यूज करेंगे। तो स्प्रिंकलर में क्या होता है, पौधे के ऊपर में हम लोग पानी को रेन ड्रॉप के रूप में, वर्षा की बूंदों के रूप में पानी को पहुंचा देते हैं। तो इसको हम लोग प्रेशर मेथड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रेशर मेथड। तो इसको मैं प्रेशर मेथड बोल देता हूँ। ये हम लोग प्रेशर के द्वारा पानी को ऊपर उठाएंगे, और ऊपर उठाने के बाद ऊपर हम लोग नोजल लगा दिए, स्प्रिंकलर लगा दिए हैं, और स्प्रिंकलर के द्वारा पौधे के ऊपर में हम लोग पानी पहुंचा रहे हैं। तो ये भी प्रेशर मेथड होगा। या तो फिर आप लोग देखे होंगे ड्रिप इरिगेशन मेथड। क्या देखे होंगे, ड्रिप इरिगेशन मेथड। तो ड्रिप इरिगेशन मेथड में क्या किया जाता है, पौधे के जड़ के समीप, यहाँ पर अब हम लोग क्या कर देंगे, पाइप लगा देंगे, पतला सा पाइप लगा देंगे। जड़ के समीप पतला सा क्या लगा है, पाइप लगा हुआ है। यहीं पर ड्रिपर लगा होगा, और इस ड्रिपर से क्या करेंगे, बूंद बूंद के रूप में पानी को बाहर निकालेंगे। क्या करेंगे, बूंद बूंद के रूप में पानी को बाहर निकालेंगे। तो जब कोई पाइप से हमको बूंद बूंद के रूप में पानी को बाहर निकालना है, तो प्रेशर को बहुत कम रखना होगा। प्रेशर को क्या रखना होगा, बहुत ही कम रखना होगा। तो ये ड्रिप इरिगेशन का मेथड जो होगा, उसको भी हम लोग क्या कह सकते हैं, प्रेशर मेथड कह सकते हैं। तो प्रेशर वाले मेथड में हम लोग दो विधि पढ़ेंगे, या तो स्प्रिंकलर विधि पढ़ेंगे, और एक कौन सा पढ़ेंगे, ड्रिप इरिगेशन मेथड। मतलब पौधे को समझिए आप लोग पानी तीन मेथड से दे सकते हैं हम लोग, सरफेस मेथड से, सब सरफेस मेथड से, और प्रेशर मेथड से। कितने मेथड से, प्रेशर मेथड से। पौधे को जब पानी की आवश्यकता होगा, तीनों विधियों का हम लोग उपयोग करेंगे। अब ये तीनों विधियों में से सबसे पहले देखते हैं हम लोग कौन सी विधि को, सरफेस मेथड को। किसको देखेंगे, सरफेस मेथड को। तो चलिए देखते हैं सरफेस मेथड क्या होता है, और सरफेस मेथड में पानी कैसे कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे। आ रहा है समझ में कुछ, चलिए लिखिए फिर, सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन। सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन, यह जो सतह पर हम लोग सिंचाई जो करते हैं, पौधे को सतह पर जो हम लोग पानी डालते हैं, इसी विधि से भारत देश में सबसे ज्यादा मात्रा में पानी डाला जाता है। याद रखना, सतह विधि का सबसे ज्यादा मात्रा में उपयोग
किया जाता है। आ रहा है बात समझ में? सबसे ज्यादा कौन से मेथड का यूज करते हैं हम लोग? सरफेस मेथड का यूज करते हैं। अबाउट, यहां पर आप लोग लिख सकते हैं अबाउट 95% ऑफ इरिगेशन, about 95% of irrigation is done by surface method, done by surface method। इस विधि पर हम लोग क्या करते हैं, करीब करीब 95% तक की जो हम लोग फसल को पानी देते हैं कौन सी विधि से देते हैं? सरफेस मेथड से देते हैं। तो अगर मैं किसी पौधे को सतह पर पानी दे रहा हूं, यहाँ पर हम लोग देखे थे, क्या देखे थे? एक प्लांट था, इस प्लांट को हम लोग क्या कर रहे थे? सतह पर पानी दे रहे थे। यहाँ पर हम लोग पानी की अप्लाई कर रहे थे। तो जब मैं सतह पर पानी दूंगा उसके भी अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं, उसके भी क्या हो सकता है? अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे टाइप्स ऑफ सरफेस मेथड। नेक्स्ट नंबर की टॉपिक लिखेंगे टाइप्स ऑफ सरफेस मेथड, टाइप्स ऑफ सरफेस मेथड। तो टाइप्स ऑफ सरफेस मेथड पर ए नंबर पर लिखेंगे फ्लडिंग। क्या लिखेंगे? फ्लडिंग। फ्लडिंग को बोलते हैं बाढ़ विधि। क्या कहते हैं? बाढ़ विधि कहते हैं। बाढ़ के रूप में खेतों पर क्या करना है? पानी को छोड़ देना है। ठीक है, चलिए यहां पर देखते हैं अब ये फ्लडिंग मेथड क्या होता है। अब मान के चलिए हमारे पास ये कोई हमारे पास क्या है? कोई खेत है। हमारे पास क्या है? कोई खेत है। यहां ध्यान से समझिएगा, ये हमारे पास कोई खेत आ गया है। ठीक है, अब इस खेत पर लगाया हुआ हूं क्या मैं? कोई फसल। यहां पर कोई यहां पर क्या लगा दिए हम लोग? कोई क्रॉप लगा दिए। ठीक है, यहां पर हम लोग क्या लगाते हैं? कोई क्रॉप लगा देते हैं। यहां तक हम लोग कोई क्रॉप लगा दिए। अब इस क्रॉप को क्या करना है? हमको पानी देना है। इस क्रॉप को क्या करना है? पानी देना है। तो इस क्रॉप को पानी देने के लिए हम लोग कौन से मेथड का यूज कर रहे हैं? सरफेस मेथड का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो सरफेस मेथड में पानी देने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? एक हमारे पास कोई इरिगेशन के सोर्सेस होना चाहिए। तो चलिए इरिगेशन के सोर्सेस के रूप में हमारे पास क्या आ गए? कुएं आ गए। समझ लेना, ये हमारे पास कुएं आ गए कोई। ठीक है, इरिगेशन के सोर्स के रूप में कुआं आ गया। इस कुएं पर मैं क्या लगा दूंगा? मोटर लगा दूंगा। ठीक है, मोटर लगा दिया। मोटर क्या करेगा? पानी को ऊपर उठाएगा। मोटर क्या क्या? पानी को ऊपर उठा लिया। और ऊपर उठाने के बाद इस पानी को हम लोग क्या कर देंगे? बाढ़ के रूप में छोड़ देंगे। एज अ फ्लड के रूप में यहाँ पर पानी को एक जगह पर क्या करेंगे? छोड़ेंगे। एक जगह पर मैं पानी को छोड़ूंगा, फिर वो क्या करेगा? धीरे 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 आगे की तरफ क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। धीरे धीरे क्या होते जाएगा? आगे की तरफ बढ़ते जाएगा। तो जब कुछ इस प्रकार से पौधे को पानी दिया जाता है तो उसको कहते हैं फ्लडिंग। क्या कहते हैं? फ्लडिंग कहते हैं। मतलब खेत के, अगर हमारे पास कोई खेत का एक किनारा है, हिस्सा है, वहां पर पानी को आपको छोड़ देना है और वो पानी पूरे खेतों पर जाकर के क्या होते जाएगा? बहते जाएगा। तो अभी मैं कुआं से पानी डाला, अगर कुआं से पानी नहीं डालता तो यहाँ पर क्या करता? मेढ़ वाला हिस्सा समझ लेना। अगर कोई नहर से पानी आया है तो नहर को सीधा मैं किससे कनेक्ट कर दूंगा? खेत से। खेत के मेढ़ को मैं थोड़ा सा काट दूंगा, जो हमारे पास बंड है उसको थोड़ा सा क्या कर देंगे? हम लोग काट देंगे, जिससे यहाँ पर पानी आने लगेगा और वो पानी फिर पूरे 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 खेतों पर क्या होते जाएगा? बहते जाएगा। तो इस विधि को बोलते हैं फ्लड मेथड। बाढ़ के रूप में सीधा खेत को पानी को क्या कर देना है? छोड़ देना है। तो इस विधि में क्या होता है? वाटर की लॉसेस ज्यादा होता है। वाटर लॉसेस क्या होगा? ज्यादा होगा। इसको मैं बोलता हूं फ्लडिंग मेथड। क्या कहता हूं? फ्लडिंग मेथड कहता हूं। और इस फ्लडिंग मेथड की वाटर यूज इफिशियंसी के बारे में अगर मैं बात करूंगा, किसके बारे में? वाटर यूज इफिशियंसी के बारे में बात करूंगा, जल उपयोग क्षमता के बारे में बात करूंगा। तो इस विधि की जल उपयोग क्षमता होता है मात्र 25 से लेकर के 35%। क्या होता है? 25 से लेकर के 35%। अगर मैं क्या करता हूं? 100 लीटर पानी अप्लाई करता हूं अपने फील्ड पर, तो मात्र 25 से 35 लीटर पानी का उपयोग ये पौधा कर पाएगा, बाकी पानी का उपयोग पौधा नहीं कर पाता है, क्योंकि वाटर लॉसेस ज्यादा होगा यहाँ पर। भाई अब यहाँ पर मैं पानी छोड़ूंगा तो पानी क्या होगा? जब तक ये वाला जो पोर्शन है, पहला नंबर का पोर्शन, इसको बोलेंगे दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे आगे बढ़ते जाएगा ना। तो जब तक यहाँ का सॉइल सेचुरेट नहीं होगा तब तक ये आगे की सॉइल को सेचुरेट करने के लिए आगे नहीं बढ़ते जाएगा। मतलब ये पहले सॉइल पहले पूरा सेचुरेट हो जाएगा, उसके बाद वो पानी फिर क्या होते जाएगा? आगे बढ़ते जाएगा। तो हमारा पानी जो है वो पर्कुलेशन के थ्रू ज्यादा लॉसेस होते जाता है, पर्कुलेशन के द्वारा ज्यादा लॉसेस हो जाता है। पहला नंबर पर
दूसरे नंबर पर ऐसा नहीं कि मेरा खेत हमेशा ऐसे सरफेस एरिया पर होगा, सतह समतल होगा, हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमारा खेत का एक कोना क्या हो सकता है, ऊपर हो सकता है, और एक कोना क्या हो सकता है, नीचे हो सकता है। कुछ इस प्रकार का कंडीशन भी हमको देखने के लिए मिल सकता है। अगर हम लोग बात करेंगे खेत के कोने के बारे में, अगर मैं खेत बोलूं यहाँ पर आपको, तो ये खेत है हमारे पास, समझ लेना। तो खेत का एक कोना मान के चलिए, हमारे पास कुछ ऐसा वाला कंडीशन देखने को मिला। ये खेत है हमारा, अब यहाँ पर मैं क्रॉप लगाया हुआ हूँ, ठीक है, यहाँ पर क्रॉप लगाया हुआ, ये हमारे पास फसल लगे हुए हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। एक हिस्सा हमारे पास क्या था, जमीन की सतह से, ठीक है। ये वाला जो सतह था ए नंबर के पोर्शन से, इसको मैं ए नंबर का पोर्शन बोलता हूँ, इसको मैं बी नंबर का पोर्शन बोलता हूँ। तो ए नंबर क्या है, सतह से थोड़ा सा नीचे है, 2 सेंटीमीटर नीचे है, और यहाँ पर क्या है, 2 सेंटीमीटर ऊपर है, समझ लेना। अब इस खेत को मेरे को बराबर पानी देना है, 5 सेंटीमीटर पानी भरना है सारे खेत पर, ठीक है। खेत को मेरे को, पौधे को 5 सेंटीमीटर का पानी की आवश्यकता था, तो 5 सेंटीमीटर पानी पूरे खेत पर भरूंगा ना मैं, 5 सेंटीमीटर पानी पूरे खेत पर भरूंगा। तो क्या यहाँ पर पॉसिबल है सारे खेत पर 5 सेंटीमीटर पानी भरना? भाई ये 2 सेंटीमीटर ऊपर नीचे है, अगर मैं यहाँ के पौधे को 5 सेंटीमीटर तक पानी देता हूँ, यहाँ पर अगर मैं 5 सेंटीमीटर पानी दूंगा, तो यही सो यहाँ के पौधे को तो मात्र 3 सेंटीमीटर पानी मिल पाएगा। कितना मिलेगा? 3 सेंटीमीटर। अगर मैं चाहूंगा यहाँ के पौधे को कितना पानी मिले, 5 सेंटीमीटर पानी मिले, तो यहाँ के पौधे को कितना सेंटीमीटर पानी मिल जाएगा? 7 सेंटीमीटर पानी मिल जाएगा। कितना मिलेगा? 7 सेंटीमीटर पानी। मतलब यहाँ पर हम लोग वाटर का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, बराबर बराबर मात्रा में सभी के पौधे को पानी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। मतलब यह विधि बिल्कुल भी वैज्ञानिक विधि नहीं है, इसको हम लोग साइंटिफिक मेथड नहीं बोलेंगे। लेकिन आज भी भारत देश में सबसे ज्यादा मात्रा में फ्लडिंग मेथड का ही उपयोग किया जाता है। खेत के मेड़ को खोल देते हैं, और खेत के मेड़ को खोलने के बाद सीधा का सीधा क्या करते हैं, वहां पर पानी की एप्लीकेशन कर देते हैं। आ रहा है बात समझ में? लेकिन यहाँ पर वाटर लॉसेस क्या होगा, बहुत ही ज्यादा मात्रा में होगा। तो यहाँ पर दूसरे नंबर का पॉइंट हम लोगों को क्या मिल गया, ये तो पहले नंबर पर हमारा फ्लडिंग मेथड है, इसका वाटर यूज इफिशियंसी कितना है, 25 से लेकर के 35% है। दूसरे नंबर पर अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, तो यहाँ पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, यहाँ पर पानी को हम लोग बराबर बराबर मात्रा में बांट नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, हमारा वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली नहीं हो पाएगा, ठीक है, बराबर बराबर मात्रा में नहीं बांट पाएंगे। ऐसा खेत जहां पर पानी को खेत पर भर करके रखा जाता है, ऐसा खेत जहां पर पानी को हमको भर करके रखना है, या तो फिर ऐसे खेत जिसको सबसे ज्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता होता है, उन्हीं खेत के लिए फ्लडिंग मेथड बेस्ट है। बाकी सारे क्रॉप पर इस विधि का उपयोग नहीं करना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा पेपर में पूछा जाता है कि फ्लडिंग विधि के द्वारा ऐसी कौन सी क्रॉप है जिसमें हमको सिंचाई करना चाहिए। तो ऐसा खेत भैया जिसको सबसे ज्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता होगा, केवल उन्हीं फसलों पर हम लोग यहाँ पर सिंचाई कर सकते हैं, बाकी सारे खेतों पर हमको सिंचाई बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो अगर इसके एग्जाम्पल के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो केवल और केवल हमारे पास एक है राइस का क्रॉप, धान के खेत में ज्यादा पानी भर करके रखा जाता है, तो धान के खेत पर हम लोग सिंचाई कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पर बात करेंगे तो हम लोग जूट के खेत पर हम लोग पानी इसके द्वारा दे सकते हैं। 2 क्रॉप है जिसके द्वारा हमको सिंचाई करना चाहिए फ्लडिंग मेथड से, राइस में और जूट में। उसके अलावा किसी भी फसल को सिंचाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि वाटर लॉसेस ज्यादा है इसमें, जितना हमको फायदा हो रहा है उससे कई गुना ज्यादा क्या हो रहा है, हमको नुकसान हो रहा है, ठीक है। अब मैं धान के खेत को स्प्रिंकलर विधि से इसलिए सिंचाई नहीं कर सकता क्योंकि धान के खेत को ज्यादा पानी चाहिए। अब खेत को मेरे को पानी भरना ही है, तो मैं स्प्रिंकलर से क्यों भरूं, सीधा सीधा फ्लडिंग से भर दूं ना, ये आसान पड़ेगा, इसमें लेस लेबर की जरूरत पड़ेगा, लेबर की कम आवश्यकता पड़ता है, ठीक है। इसलिए हम लोग सीधा फ्लडिंग मेथड का यूज कर रहे होते हैं। आया बात समझ में? अगर मैं दूसरा मेथड के बारे में बात करूंगा, चलिए देखते हैं दूसरा नंबर का इसका मेथड। ये तो हो गया हमारे लिए क्या, फ्लडिंग, क्या हुआ, फ्लडिंग हुआ। दूसरा नंबर के मेथड अगर हम लोग बात करेंगे, तो दूसरा नंबर के मेथड को बोलते हैं हम लोग क्या, बॉर्डर मेथड बोलते हैं। क्या कहते हैं, बॉर्डर मेथड बोलते हैं, या स्ट्रिप मेथड बोल सकते हैं, बॉर्डर या स्ट्रिप मेथड। तो बॉर्डर या स्ट्रिप मेथड क्या कहता है कि ये हमारे पास कोई खेत है, ये हमारे पास कोई खेत है, अब इस खेत में हमको क्या करना है, सिंचाई करना है, फसल लगाना है, ठीक है। तो अभी हम लोग देख रहे थे हमारा खेत, ये वाला पोर्शन क्या था, ऊपर था, ठीक है, ये वाला पोर्शन क्या था, नीचे था। जिस यहाँ के ये सारा पोर्शन क्या है, ऊपर है, ये वाला पोर्शन क्या है, नीचे है।
तो हम लोग पानी का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सक रहे थे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, वाटर यूज इफिशियंसी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पानी का उपयोग, ज्यादा से ज्यादा हम लोग पानी का उपयोग कर पाए, कम से कम पानी डालें और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में फसल को हम लोग उगा सके। तो यहाँ पर बॉर्डर स्ट्रिप मेथड में क्या करेंगे, खेत के ऊपर का जो सतह होगा वहां पर एक मुख्य सिंचाई की नाली बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मुख्य सिंचाई की नाली। इसको मैं क्या बोल देता हूं, मेन चैनल बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं, मेन चैनल। ये हमारे लिए मुख्य सिंचाई की नाली है, मेन इरिगेशन की चैनल बोल सकते हैं इसको हम लोग। उसके बाद इस हम लोग खेत पर क्या करेंगे, इसमें खेत को एक स्ट्रीप में बांट देंगे। क्या करेंगे, स्ट्रीप में बांट देंगे, अलग अलग पट्टियों पर बांट करके रख देंगे। खेत हमारे पास एक ही था, ठीक है, उस खेत को अलग अलग आयताकार पट्टियों में क्या कर दिए हैं, बांट दिए हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्रॉप लगाए रहेंगे, यहाँ पर लगाए हैं, यहाँ पर लगाए हैं, यहाँ पर लगाए हुए हैं क्रॉप हम लोग। अब इस क्रॉप को अगर पानी की आवश्यकता होगा तो क्या करेंगे, मेन इरिगेशन चैनल को हम लोग क्या कर देंगे, नहर से जोड़ देंगे, या तो फिर हम लोग कुआं से जोड़ देंगे, जिससे हमको जोड़ना होगा उससे जोड़ देंगे। अब मेन इरिगेशन के चैनल पर हमारे पास पानी आ जाएगा। अगर यहाँ पर पानी आया और यहाँ के क्रॉप को अगर मेरे को पानी देना है तो मैं ये वाले पोर्शन को क्या कर दूंगा, खोल दूंगा। जैसे ही खोलेंगे ये वाले पोर्शन पर पानी क्या होने लगेगा, बहने लगेगा। ठीक है, यहाँ से पानी क्या होने लगेगा, धीरे 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 बहने लगेगा। तो इधर से बहते हुए, स्पीड से बहते हुए आया, जैसे ये पानी ये क्या होगा, 1 मीटर बचा रहेगा हमारे खेत को, लास्ट वाला जो पोर्शन होगा उसको 1 मीटर बचा रहेगा। तो 1 मीटर बचा रहेगा तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। 1 मीटर बचा रहेगा तो क्या करेंगे, बंद कर देंगे। तो मान के चलिए हमारे खेत का जो लंबाई था वो था 50 मीटर। कितना मीटर था, 50 मीटर। तो क्या मैं पूरे 50 मीटर में पानी दिया हूँ, पूरा 50 मीटर में पानी नहीं दिया। मैं अपने खेत के 49 मीटर में पानी दिया हूँ, 49 मीटर में पानी दिया हूँ, क्योंकि 1 मीटर बचा हुआ था। उसी समय पर हम लोग इसको क्या कर दिए हैं, बंद कर दिए। तो यहाँ से जो पानी बह करके आ रहा होगा वो 1 मीटर के एरिया को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। तो इस विधि की तुलना में हम लोग 1 मीटर पानी बचा लिए, 1 मीटर अपने एरिया को क्या कर लिए, बचा लिए। पहले नंबर पर पानी बचा। दूसरा नंबर पर देखिए, अब इस खेत को यहां से लेकर के यहां तक मैं क्या किया, इसकी स्ट्रिप में बांट दिया हूं। ठीक है, तो यहां पर मैं 5 सेंटीमीटर अगर पानी देना चाहता हूं तो यहां पर 5 सेंटीमीटर पानी भर जाएगा। यहां पर भी 5 सेंटीमीटर दे सकता हूं, यहां पर भी। अब यहां पर देखिए सेपरेट 5 सेंटीमीटर पानी दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। ये वाले फील्ड पर हम लोग सेपरेट 5 सेंटीमीटर पानी भी दे सकते हैं। आ रहा है बात समझ में, सेपरेट सेपरेट हम लोग 5 सेंटीमीटर पानी यहाँ पर डाल सकते हैं। तो इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, बॉर्डर मेथड। क्या कहेंगे, बॉर्डर मेथड कहेंगे, बॉर्डर, या इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, स्ट्रिप मेथड। क्या कहेंगे, स्ट्रिप मेथड। तो ये हमारे पास पहला नंबर का मेथड हुआ और ये क्या हुआ, दूसरा नंबर का मेथड। एक बार हम लोग क्या करते हैं, सीधा का सीधा फ्लड कर देते हैं और दूसरे नंबर पर अपने खेतों को अलग अलग स्ट्रिप में क्या करेंगे, बांट करके रखेंगे, ताकि हम लोग क्या कर सके, अपने खेत के वाटर यूज इफिशियंसी को बढ़ा सके। तो इसमें हम लोग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर कर सकते हैं। ठीक है, बराबर मात्रा में खेतों पर पानी एज कम्पेयर टू फ्लडिंग मेथड हम लोग ज्यादा मात्रा में इसका यूज कर सकते हैं। परंतु इसका दिक्कत की बात यह है, इस मेथड का उपयोग हम लोग सैंडी सॉइल में नहीं करेंगे। कहां पर नहीं करेंगे, सैंडी सॉइल में, क्योंकि हमको पानी को बहाना है। पानी को क्या करना है, बहाना है। तो पानी को बहाएंगे तो सैंडी सॉइल क्या है, पानी को जल्दी 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 एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, पानी आगे की तरफ नहीं बढ़ पाएगा। तो दैट मेथड इज सुटेबल फॉर क्ले सॉइल। ये कौन से मेथड के लिए उपयोगी है, क्ले सॉइल के लिए। तो इस पॉइंट को आप लोग नोट कर सकते हैं। क्या नोट करेंगे, दैट इज सुटेबल फॉर, दैट इज सुटेबल फॉर क्ले सॉइल, दैट इज सुटेबल फॉर क्ले सॉइल। क्ले सॉइल के लिए क्या है, ये सुटेबल है। क्ले सॉइल मतलब चिकनी मिट्टी बोल सकते हैं, ब्लैक सॉइल बोल सकते हैं। क्ले सॉइल के लिए क्या है, सुटेबल है। दूसरा नंबर का पॉइंट क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, दैट इज अनसुटेबल फॉर सैंडी सॉइल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, दैट इज अनसुटेबल फॉर सैंडी सॉइल। नोट डाउन कर लिए, दैट इज अनसुटेबल फॉर सैंडी सॉइल। अब यहाँ पर दूसरे नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये नाली की जो लंबाई है, अगर मैं सैंडी सॉइल में अगर मैं लगाना चाहता हूँ, अगर मैं सैंडी सॉइल और क्ले सॉइल में बनाना चाहता हूँ, तो ये जो हमारे पास स्ट्रिप की जो लंबाई है, ये स्ट्रिप का लंबाई कितना होना चाहिए, स्ट्रिप का लंबाई कितना होना चाहिए। तो स्ट्रिप का लंबाई जो है वो होना चाहिए 20 से लेकर के 50 मीटर हो सकता है सैंडी सॉइल में। कहाँ पर, सैंडी सॉइल में। अगर हम सैंडी सॉइल यूज करना चाहते हैं तो 20 to 50 मीटर कहाँ पर होगा, 20 to 50 मीटर लंबा ये जो नाली है 20 to 50 मीटर कहां पर हो सकता है, सैंडी सॉइल में। कहां पर, सैंडी सॉइल में। अगर ये क्ले सॉइल है, क्या है, क्ले सॉइल है, 20 to 50 मीटर सैंडी सॉइल,
स्ट्रिप लेंथ है, ये क्या है, स्ट्रिप लेंथ है। अगर मैं क्ले सॉइल के बारे में बात करता हूं तो यहां पर क्या हो सकता है, वो 70 से लेकर के 90 मीटर का हो सकता है इन क्ले सॉइल। क्ले सॉइल में क्या हो सकता है, 70 से 90 मीटर का लंबाई हो सकता है, क्योंकि क्ले सॉइल हमारा पानी को कम एब्जॉर्ब करेगा, इसलिए हम लोग स्ट्रिप का लंबाई क्या रख सकते हैं, लंबा रख सकते हैं। आ रहा है बात समझ में। अगर यहाँ पर बोलेगा कौन से फसल के लिए उपयुक्त होता है, तो सभी फसल में हम लोग नॉर्मल फसल में उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि ग्राउंडनट की क्रॉप हो गया, सोयाबीन की क्रॉप हो गया, इन सारे फसलों में इस विधि के द्वारा सिंचाई किया जा सकता है। बशर्ते आपको याद ये रखना है कि इस विधि का उपयोग सैंडी सॉइल में नहीं करना चाहिए, बाकी सारी विधियों पर इसका बाकी सारी सॉइल पर इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। तो दूसरा मेथड हो गया, सरफेस पर ही हम लोग पानी डाल रहे हैं अभी तक। तीसरा नंबर पर अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर आकर के, तो तीसरा नंबर पर क्या होगा, तीसरा नंबर पर अगर हम लोग देखेंगे तो तीसरा नंबर का जो मेथड होता है उसको हम लोग कहते हैं, चलिए अगला नंबर पर बनाएंगे इसको, ये 2 हो गया, इसको मैं क्या बोला, बॉर्डर, या क्या बोला हूं मैं, स्ट्रिप मेथड बोला। तीसरा नंबर का जो मेथड होता है उसको बोलते हैं हम लोग चेक बेसिन मेथड। क्या बोलेंगे, चेक बेसिन मेथड। तो चेक बेसिन मेथड में क्या होगा, ये हमारे पास कोई खेत है, ये हमारे पास क्या है, कोई खेत है। अब इस खेत में हमको क्या करना है, सिंचाई करना है, ठीक है। तो इस खेत में सिंचाई करना है, अब हमको सिंचाई की इफिशियंसी को और ज्यादा बढ़ाना है। सिंचाई की इफिशियंसी क्या करना है, और ज्यादा बढ़ाना है। भाई धीरे धीरे आगे अगर हम लोग मेथड की तरफ चले जाएंगे तो हमको और ज्यादा इफिशियंसी बढ़ाना पड़ेगा ना। तो अपनी इफिशियंसी बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, खेत के ये जो मुख्य सतह होगा वहां पर हम लोग फिर से एक सिंचाई की नाली बनाएंगे। क्या करेंगे, मुख्य सिंचाई की नाली बनाएंगे। और उसके बाद अपने खेतों को क्या करना है, खेतों में हमको क्या करना पड़ेगा, सहायक सिंचाई की नाली बनाना होगा। क्या बनाना होगा, सहायक सिंचाई की नाली। तो इसको मैं सहायक सिंचाई की नाली बोल देता हूँ। क्या बोलता हूँ, सहायक सिंचाई की नाली बोलता हूँ। और इस नाली को चलो मैं दूसरा कलर में बना देता हूँ, ज्यादा समझ में आएगा, व्हाइट कलर में बना देते हैं नाली को, ठीक है। ये क्या है हमारे लिए, सिंचाई की नाली है, एक मुख्य सिंचाई की नाली है और एक सहायक सिंचाई की नाली है। इससे जो सवाल पूछे जाते हैं उसी सवाल के बारे में बस में हम लोग चर्चा करेंगे। पहले क्या होता है ये बस समझिए आप लोग, कितने प्रकार से खेत पर पानी डाल सकते हैं सतह पर। ये हमारे लिए क्या हो गया, सहायक सिंचाई की नाली हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर चेक बोला है तो हमको क्या करना पड़ेगा, अपने खेतों को अभी हम लोग स्ट्रिप में बांट रहे थे, अब अपने खेतों को क्या करेंगे, स्मॉल चेक्स में बांट देंगे। स्मॉल चेक में क्या करना है, बांटना है। यहाँ पर बांट दिए, यहाँ पर बांट दिए, यहाँ पर छोटा खेत, यहाँ पर छोटा खेत, यहाँ पर छोटा खेत, यहाँ पर छोटा खेत। अपने फील्ड जो हमारे पास एक ठो खेत था, उस खेत को क्या करना है, छोटा छोटा प्लॉट में क्या कर देना है, हमको बांट करके रख देना है। आयताकार छोटे छोटे टुकड़े होंगे, उस छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करना है, हमको बांट करके रखना है। देखो ये मैं छोटे छोटे प्लॉट में अपने खेत को बांट करके रख दिया। तो ऐसा खेत आप लोग देखे होंगे वेजिटेबल के खेत में। भाई एक वेजिटेबल का अगर खेत होता है तो पूरे वेजिटेबल को, तो बहुत एक ही खेत में हम लोग बहुत सारे वेजिटेबल लगा देते हैं। मान के चलिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, मान के चलिए पोटैटो। क्या लगाया, पोटैटो। यहाँ पर लगाता हूँ मैं चिली। क्या लगाता हूँ, चिली। यहाँ पर लगाता हूँ क्या मैं, ओकरा, ठीक है। भिंडी लगा दिया यहाँ पर मैं, ठीक है। यहाँ पर और क्या लगा सकते हैं हम लोग, टोमेटो लगा सकते हैं। क्या लगा दिए, टोमेटो लगा दिए, ठीक है। तो सारे क्रॉप को अलग अलग टाइम पर पानी चाहिए होगा। भाई जिस समय पोटैटो को पानी चाहिए होगा उसी समय हमको पानी देना पड़ेगा, उस समय पर टोमेटो को पानी बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। तो जिस समय मान के चलिए चिली को पानी चाहिए, मिर्ची को पानी चाहिए, तो उस समय पर मेरे को पोटैटो और टोमेटो को पानी नहीं देना होगा। उस समय पर पोटैटो टोमेटो को पानी मैं नहीं दूंगा, केवल और केवल चिली को पानी दूंगा। तो जिस समय पर चिली को पानी चाहिए होगा क्या करेंगे हम लोग, ये मुख्य सिंचाई की नाली पर हमारा पानी आ जाएगा और उसके बाद हमारा सहायक सिंचाई की नाली पर पानी आ जाएगा। और सहायक सिंचाई की नाली से ये वाले पोर्शन को मैं खोल दूंगा, जिससे हमारे चिली की खेतों पर पानी पहुंच जाएगा। मतलब अपने खेत के एक पर्टिकुलर हिस्से को मैं सिंचाई कर सकता हूं इस विधि के द्वारा, ठीक है। उस समय पर मेरे को पोटैटो और टोमेटो को पानी देने की आवश्यकता नहीं है। आ रहा बात समझ में, मेरे को टोमेटो और पोटैटो को पानी देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर मैं यहीं पर बात करता, अगर मैं स्ट्रिप में लगाया रहता, यहाँ पर चिली लगाया, यहाँ पर पोटैटो, यहाँ पर टोमेटो लगाया हूँ, तो यहाँ पर चिली को अगर मैं पानी देता तो दोनों क्रॉप को पानी देना पड़ता ना।
इन दोनों क्रॉप को मैं पानी दे लेता तब तो चिली तक पानी पहुंचता। अगर मैं इस मेथड में बात करता तो पूरे खेत को पानी देना पड़ता मेरे को। मतलब एक स्पेसिफिक जगह को अगर हमको सिंचाई करना है अपने खेतों पर, तब हम लोग कौन सी विधि का उपयोग करेंगे? चेक बेसिन मेथड का उपयोग हम लोग करेंगे। आ रहा है बात समझ में? कौन से मेथड का? चेक बेसिन मेथड का उपयोग करेंगे। तो यह विधि क्या है? ज्यादातर फेमस है सब्जियों के लिए। किसके लिए? ज्यादातर सब्जियों के लिए। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में ये पूछा जाता है, चलिए लिख लेंगे यहाँ पर, चलिए लिखते हुए चलते हैं, ठीक है। इन दैट मेथड लिखेंगे, लिख लो, चलो पूरा क्वेश्चन एक लिख लो। इन दैट मेथड field are divided, in that method field are divided in small check, छोटे छोटे चेक में क्या कर देंगे? बांट देंगे। याद रखेंगे यहाँ पर जो चेक बांट रहे हैं ना, ये जो चेक है, इस चेक के साइज को पूछा जाता है। ये जो छोटा छोटा साइज रहेगा वो कितने साइज का हो सकता है? तो ये चेक का साइज होता है 3x4 मीटर का हो सकता है। वो कितना हो सकता है? 3x4 मीटर का, 3 मीटर चौड़ा और 4 मीटर लंबा, ऐसा हो सकता है। या तो फिर ये हो सकता है 5x6 मीटर का। कितना हो सकता है? 5x6 मीटर का हो सकता है। आ रहा है बात समझ में? 5x6 मीटर का रहेगा वो जो चेक हमको दिखाई दे रहा है। इन दैट मेथड फील्ड आर डिवाइडेड इनटू स्मॉल चेक 3x4 मीटर और 5x6 मीटर। ऐसे हम लोग क्या करेंगे? अपने फील्ड को छोटे हिस्सों में बांट करके रख देंगे। तो क्या हम लोग अपने खेत पर बांटे हैं, छोटे हिस्से में बांटे हैं, तो बहुत सारा जमीन बर्बाद होता हुआ दिखाई देगा कि नहीं देगा? भाई अपने खेत पर हम लोग मेड़ बनाएंगे, नाली बनाएंगे। अब यहाँ पर छोटा मेड़ बनाए कि नहीं बनाए हैं? और मेड़ बनाए तो हमारा जमीन बर्बाद होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर ये सवाल पूछा जाता है कि जब चेक बेसिन मेथड का हम लोग उपयोग करते हैं तो कितना सारा जमीन जो है वो वेस्ट हो जाता है, कितना सारा जमीन जो है वो वेस्ट हो जाता है। तो लिखेंगे इसमें दूसरा नंबर का क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है, लिखेंगे 5% लैंड वेस्ट ड्यू टू मेकिंग अप चेक। 5% जमीन क्या हो जाएगा? चेक बनाने के कारण हमारा वेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मिल गया। अगर दूसरा क्वेश्चन यहां से पूछा तो तीसरा नंबर का क्वेश्चन अगर हम लोग बात करेंगे, इन अ सरफेस मेथड दैट इज द बेस्ट मेथड। सरफेस विधि के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, सतही विधि के बारे में, सिंचाई की इफिशियंसी के बारे में बात करेंगे, तो यही विधि सबसे अच्छा मेथड है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग पर्टिकुलर खेत पर पानी क्या कर रहे हैं? पहुंचा पा रहे हैं। तो ना तो फ्लडिंग मेथड अच्छा है और ना ही स्ट्रिप मेथड अच्छा है। कौन सा मेथड अच्छा होगा हमारे लिए? चेक बेसिन मेथड अच्छा होगा। कौन सा? चेक बेसिन मेथड। तो यहाँ पर लिख सकते हैं among surface method, check basin is बेस्ट मेथड। ये क्या है? बेस्ट मेथड है। ठीक है, अगर पूछा इनमें से कौन सा सिंचाई की विधि सतही विधि में सबसे अच्छा माना जाएगा, कौन सा विधि अच्छा माना जाएगा? चेक बेसिन में अच्छा माना जाएगा। तीसरा नंबर का क्वेश्चन मिला। भाई वो पहले दो अच्छा नहीं थे इसलिए वहां से क्वेश्चन नहीं मिल रहा था हम लोगों को, अब इधर थोड़ा सा अच्छा मिलते जाएगा इसलिए हमको यहाँ पर क्वेश्चन भी मिलते जाएगा। 3 क्वेश्चन मिल गया। चौथा नंबर का क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछा जा सकता है? यह विधि कौन सी फसल के लिए सबसे अच्छा माना जाता है? ठीक है, तो यह विधि जो है वो सबसे अच्छा माना जाता है वीट के लिए, गेहूं में सिंचाई करने के लिए। गेहूं में सिंचाई कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये पेपर में 2 बार पूछा जा चुका है। गेहूं में सिंचाई करने की सबसे अच्छा विधि कौन सा है? सतही विधि में, सरफेस मेथड में। तो सरफेस मेथड में क्योंकि ये चेक बेसिन मेथड सबसे अच्छा होता है, इसीलिए गेहूं में सिंचाई करने के लिए क्या होगा? चेक बेसिन मेथड ही सबसे अच्छा होगा। आ रहा है बात समझ में? वीट में कर सकते हैं, साथ ही साथ हम लोग किस में कर सकते हैं? मस्टर्ड में कर सकते हैं, सरसों में कर सकते हैं। ठीक है, और किस में कर सकते हैं? ग्राम में कर सकते हैं, चना में कर सकते हैं। ठीक है, जितने सारे फील्ड क्रॉप है वैसे उसमें कर सकते हैं। और मोस्टली हम लोग क्या किस में कर सकते हैं? वेजिटेबल में। इसमें वेजिटेबल में ज्यादातर सब्जी में सिंचाई तो इसी विधि से हम लोग करेंगे। ठीक है, तो सब्जी में सिंचाई करने के लिए अच्छा है। साथ ही साथ ये आप लोग वीट को अंडरलाइन कर लेना या ट्रिपल स्टार लगा लेना। पेपर में बार बार पूछा जाता है गेहूं को। किसको पूछा जाता है? गेहूं को। गेहूं में सिंचाई करने के लिए सबसे अच्छा विधि कौन सा है? तो चेक बेसिन मेथड ही क्या है? सबसे
अच्छा है। आ रहा है बात समझ में? तो चेक बेसिन में कुछ नहीं करना है, अपने खेत को छोटे छोटे प्लॉट में बांट लेना है और प्लॉट में बांटने के बाद वहां पर हम लोग आसानी के साथ सिंचाई कर सकते हैं। जब प्लॉट बनाएंगे तो 5% जमीन क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, 5% जमीन क्या हो जाएगा हमारा, वेस्ट पर चला जाएगा। 3 मेथड देख लिए, कितने मेथड हो गया, 3 मेथड। अगर मैं चौथे नंबर के मेथड के बारे में बात करूंगा तो चौथे नंबर के मेथड को कहा जाता है हमारे पास फर्रो मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्रो मेथड, या इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूं RI रीज एंड FURROW, रीज एंड फर्रो मेथड। क्या बोलेंगे, रीज एंड फर्रो मेथड बोलेंगे। तो ऐसी फसलें जिसको रीज एंड फर्रो पर लगाया जाता है, ऐसी फसलें जिसको हम लोग रीज एंड फर्रो पर लगाते हैं। रीज एंड फर्रो कहने का मतलब यह है मेढ़ और नाली पर लगाते हैं। किस पे, मेढ़ और नाली पर। फर्रो का मतलब होता है नाली और रीज का मतलब क्या होता है, मेढ़ होता है। क्या होता है, मेढ़। तो ऐसी फसलें जिसको मेढ़ और नाली पर लगाया जाता है, उन फसलों पर सिंचाई करने के लिए सबसे अच्छा मेथड होता है कौन सा, रीज एंड फर्रो मेथड। तो यहाँ पर किस प्रकार से सिंचाई करेंगे, जैसे कि हमारे पास कोई खेत है, ये हमारे पास क्या आ गया, कोई खेत आ गया। अब इस खेत को हमको क्या करना है, कन्वर्ट करना है रीज एंड फर्रो में। किसमें करना है, कन्वर्ट, रीज एंड फर्रो में। तो यहाँ पर पहले मैं एक मेढ़ बनाऊंगा, फिर एक नाली बनाऊंगा, फिर एक मेढ़ बनाया, फिर एक नाली बनाया, फिर एक मेढ़ बनाया, फिर एक नाली बना दिया, फिर एक क्या कर दिया, मैं मेढ़ बना दिया। ऐसा हमारे पास खेत आ गया। ठीक है, तो ऐसे खेतों पर हम लोग क्या करेंगे, अब क्रॉप को उगाएंगे। अब यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, कोई क्रॉप को उगा देता हूँ। मान के चलिए हम लोग यहाँ पर आलू लगाते हैं, तो आलू को आप लोग देखे होंगे मेढ़ और नाली पर लगाते हैं हम लोग। ये हम लोग आलू की फसल को क्या किए, यहाँ पर नाली पर, मेढ़ पर लगाए हुए हैं। सभी नाली पर लगा करके देखते हैं जी। याद रखेंगे यह विधि केवल उन्हीं फसलों के लिए उपयुक्त है जिसको मेढ़ एवं नाली पर लगाया जाता है। बाकी सारे क्रॉप पर हम लोग इस विधि का उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसके भी एक्सेप्शन है भाई, धीरे धीरे एक्सेप्शन भी बढ़ते जाएगा, सावधानी भी बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो इस विधि में हमको अब फसल को क्या करना है, पानी देना है। तो ऐसी फसलें जिसको मेढ़ एवं नाली पर लगाया जाता है, तो जैसे मैं यहाँ पर आलू की फसल लगाया हुआ हूँ और इस आलू की फसल को क्या चाहिए, अब पानी चाहिए। तो पानी चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पानी छोड़ देंगे। तो पानी कहाँ पर छोड़ेंगे, नाली पर। कहाँ पर छोड़ेंगे, नाली पर। ये नाली पर मैं पानी छोड़ा, ये वाले नाली पर भी मैं पानी छोड़ा, और ये वाले नाली पर भी क्या कर दिया, मैं पानी को छोड़ दिया। भाई ये बहुत सारे नाली बने हुए थे, इस नाली को मैं मेन इरिगेशन के चैनल के साथ जोड़ा हुआ था, वहां से सब नाली पर क्या हो जाएगा, पानी पहुंच जाएगा। तो यहाँ से जब पानी हमारे पास नाली पर पहुंचेगा तो हमको पता है पानी जो है वो नीचे की तरफ मूवमेंट करने के साथ साथ क्या करता है, हॉरिजेंटल मूवमेंट भी करता है। क्या करता है, हॉरिजेंटल मूवमेंट करता है। उसी प्रक्रिया को हम लोग सीपेज कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो यहाँ पर भी सीपेज होगा कि नहीं होगा, और सीपेज होने के कारण ये वाला जो पोर्शन है हमारा खेत का, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, भीग जाएगा। क्या हो जाएगा, भीग जाएगा। और भीगने के कारण हमारे फसल को पानी क्या होने लगेगा, मिलने लगेगा। क्या होने लगेगा, मिलने लगेगा। तो ड्यू टू सीपेज प्लांट को क्या हो जाता है, वाटर मिल जाता है। इसको बोलते हैं रीज एंड फर्रो मेथड। क्या कहेंगे, रीज एंड फर्रो मेथड। तो इस विधि के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, सतही विधि की तुलना में जो हमारे पास फ्लडिंग मेथड है, याद रखना कभी भी किसी विधि का तुलना किया जाएगा तो उसको हम लोग हमेशा फ्लडिंग मेथड के साथ तुलना करते हैं, बाढ़ विधि के साथ तुलना करते हैं। तो एज कंपेयर टू फ्लडिंग मेथड 50% वाटर कैन बी सेव। इस विधि के द्वारा हम लोग 50% तक के पानी को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। अभी ये मेरे को बताइए कि क्या मैं पूरे खेत पर पानी डाल रहा हूं, यहाँ पर पूरे खेत पर पानी मैं नहीं डाल रहा हूं, मैं केवल अपने खेत के नाली पर पानी दिया हूं। कहां पर, नाली पर। तो मैं अपने खेत के आधा हिस्सा पर क्या बनाया हूं, मेढ़, और आधा हिस्सा पर क्या बनाया हूं, नाली। मतलब ये खेत अगर मेरा 1 हेक्टेयर है तो मैं कितने हेक्टेयर पर सिंचाई कर रहा हूं, आधा हेक्टेयर पर। कितने पर, आधा हेक्टेयर पर। 5 हेक्टेयर पर ही मैं क्या कर रहा हूं, सिंचाई कर रहा हूं। तो करीब करीब 50% पानी बचेगा कि नहीं बचेगा, कितना परसेंट पानी बच जाएगा, 50% करीब पानी हमारा बच जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को कौन सा पॉइंट मिल गया, यहाँ पर एक पॉइंट हमको मिला। कौन सा पॉइंट मिला, सॉरी, इट कैन सेव 50% वाटर। इट कैन सेव 50% वाटर एज कंपेयर टू फ्लडिंग। फ्लडिंग मेथड की तुलना पर
करीब करीब 50% पानी की बचत इस विधि के द्वारा हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी ये बात है कि इस विधि का तुलना हम लोग इस विधि का उपयोग केवल उन्हीं फसलों में कर सकते हैं जिसको मेड़ एवं नाली पर लगाया जाता है। सारे क्रॉप पर इसका उपयोग मैं नहीं कर पाऊंगा। अब आप बोलोगे सर क्या गेहूं की फसल पर इसका सिंचाई का उपयोग कर सकते हैं? तो क्या गेहूं को मेड़ और नाली पर लगाया जाता है? नहीं लगा सकते भैया। तो जिस फसल को मेड़ और नाली पर लगाएंगे केवल उन्हीं फसलों पर ऐसा सिंचाई हम लोग कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल लिख लेंगे, कौन कौन से फसल के लिए उपयुक्त होगा ये। चलिए, शुगर केन में कर सकते हैं, ये हम लोग शुगर केन में कर लिए। पोटैटो में कर सकते हैं, और किस में कर सकते हैं? और किस में कर सकते हैं? शुगर बीट में भी कर सकते हैं। किस में कर सकते हैं? शुगर बीट में। जितने सारे क्रॉप आप लोग देखे होंगे सभी फसल को उदाहरण में लिखने की आवश्यकता नहीं है। जितने सारे फसल हमारे पास क्या है जो रीज इन फर्रो पर लगाया जाता है, उन सारी फसल पर रीज इन फर्रो मेथड का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। कितना नंबर का मेथड हो गया? 4 मेथड हो गया। मतलब अभी तक मैं केवल सरफेस पर पानी दे रहा हूँ। कहां पर? सरफेस पर पानी दे रहा हूँ। याद रखेंगे रीज इन फर्रो का उपयोग कहां पर करेंगे हम लोग? कहां पर करेंगे हम लोग? मेड़ एवं नाली पर लगाए जाने वाले फसलों में ही कर सकते हैं, बाकी क्रॉप पर हम लोग इसका उपयोग नहीं कर सकते। नेक्स्ट नंबर पर अगर हम लोग बात करते हैं कि ऐसी फसल जिसको हम लोग क्या करते हैं, बहुत दूर दूर में लगाते हैं, ऐसे का फसल जिसको हम लोग बहुत दूर दूर में लगाते हैं, तो 5वां नंबर का हमारे पास जो मेथड होगा उसको बोलते हैं हम लोग रिंग मेथड। क्या कहते हैं? रिंग मेथड। क्या कहेंगे? रिंग मेथड। तो रिंग मेथड में क्या है, ये हमारे पास कोई लैंड है, ध्यान से समझिएगा, ये हमारे पास क्या है? कोई लैंड है, जमीन है, और इस जमीन पर क्या करता हूं मैं? कोई फसल लगाना चाहता हूं। मान के चलिए इस जमीन पर क्या किया मैं? ऐसे आम का पौधा लगाया। क्या किया? आम का पौधा लगाया। अब इसको ऐसा आम का पौधा समझना आप लोग, क्योंकि मैं बहुत जल्दी भी पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को, तो मैं पूरा आम का पौधा यहाँ पर पत्तियां सत्तियां नहीं बनाते फिरूंगा, सिर्फ इसको पौधा समझते चलना आप लोग, ठीक है? ऐसा लॉलीपॉप जैसे जो दिख रहा होगा, इसको आप लोग क्या समझेंगे? आम का पौधा समझ लेना। अब आम कहाँ फला है सर, ऐसा मत बोल देना, ठीक है? आम फलेगा, बाद में आएगा, पहले पानी डालेंगे तब तो फलेगा उसमें, ठीक है? बहुत मोटा मोटा है पौधा। ऐसा हम लोग क्या किए हैं? आम का पौधा लगाए हुए, ठीक है? ये आम का पौधा हम लोग अपने खेतों पर लगा दिए। अब इस आम के पौधे को हमको सिंचाई करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि आम में अल्टरनेट बियरिंग होता है, एक साल फल आता है और एक साल फल नहीं आता है। ओल्ड ब्रांचेस जो होते हैं उसमें फल आता है, और हमारे पास न्यू ब्रांचेस जो होता है उसमें फल नहीं लगता है। तो क्या इस आम के बगीचे में सभी के सभी पौधे पर हमको फल देखने के लिए मिलेंगे? सभी पौधे पर फल देखने के लिए नहीं मिलेंगे। कुछ ही पौधे होंगे जिस पर हमको फल देखने के लिए मिलेंगे, और बहुत कुछ पौधों पर हमको फल देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो जो उत्पादन दे रहा होगा उसी पौधे को मैं पानी दूंगा ना। बाकी पौधा तो अपने सर्वाइवल के लिए पानी तो ले ही लेगा, बाकी पौधे को सर्वाइवल के लिए पानी मिल ही जाएगा। जो प्रोडक्शन दे रहा होगा उसको हमको लग्जरियस लाइफ क्या करना चाहिए? कंप्लीट करने के लिए हमको एक्स्ट्रा पानी देना होगा। क्या करना होगा? एक्स्ट्रा पानी देना होगा, ताकि उस आम के पौधे को ज्यादा पानी मिल जाए, और उस हमारे पे आम जो हो मीठा मीठा हो, बड़ा सा आम मिले हम लोगों को, छोटा साइज में आम देखने के लिए ना मिले। ऐसा कुछ काम करेंगे। तो इस आम के पौधे को सिंचाई करने के लिए आज सारे खेत पर भी अगर मैं पानी देना चाहता हूँ आम के खेत पर, तो यहाँ पर देखियो कंपेयर करके देखते हैं। अगर मैं इस आम के खेत पर फ्लडिंग करना चाहता हूं, समझिएगा बात को ना, फ्लडिंग करना चाहता हूं इस आम के खेत पर मैं, तो यहां पर मैं पानी को छोड़ दूंगा। फ्लडिंग में यहीं पर पानी को छोड़ते हैं, तो पूरे आम के खेत को पानी देना होगा। कहां पर देना होगा? पूरे आम के खेत को पानी देना होगा। तो क्या पौधा पूरे खेत से पानी को ग्रहण करता है? पौधा पूरे खेत से पानी को ग्रहण नहीं करता है। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूँ कोई हमारे पास क्या है, कोई पौधा है, मान के चलिए ये हमारे पास कोई पौधा है, ये पौधा देखने के लिए मिला, तो ये पौधे के रूट जोन है, ठीक है? इस पौधे के रूट जोन में जो 1 मीटर का एरिया होता है, ये चारों तरफ का जो 1 मीटर का एरिया होता है, यहीं पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है क्या? रूट हेयर्स। क्या पाए जाते हैं? रूट हेयर्स पाए जाते हैं। और वही रूट हेयर्स क्या करता है? पानी को एब्जॉर्ब करने की काम करता है। वही रूट हेयर जितने सारे न्यूट्रिएंट्स उसको चाहिए, उस न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। भाई ये आम का जड़ तो बहुत दूर हो सकता है, ठीक है? ये आम का जड़ बहुत दूर जा सकता है, ये आम का जड़ या तो फिर और
बहुत दूर जा सकता है। भाई आम का जड़ हमारे पास 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर लंबा हो सकता है, तो क्या आम का पौधा 20 मीटर दूरी से पानी को ग्रहण करता होगा? 20 मीटर दूर से पानी को ग्रहण नहीं करता है। वो अपने आप को स्टेबल करता है, वो अपने आप को क्या करता है? स्टेबल करता है, अपने आप को मजबूत करता है, क्योंकि आम का पौधा बहुत बड़ा हो चुका है। अब उस बहुत बड़े पौधे को हवा के अगेंस्ट में, ठीक है, हवा के तेज झोंका चलते, बहुत बड़ा पौधा है भैया, अब वो हवा का तेज झोंका आएगा तो हमारा पौधा तो गिर जाएगा। तो अपने आप को मजबूत बनाने के लिए क्या करते हैं? जड़ को ऐसे, जड़ को दूसरी जगह तक फैला करके रखेगा। लेकिन मेनली अगर हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिएंट का, जो पानी के एब्जॉर्ब करता है 80% तक का, वो अपने रूट के 1 मीटर के चारों तरफ ही करता है। जितना, जैसे कि मैं एक आम का पौधा समझ लेना, तो अपने एक चारों तरफ के गोले में, सर्कल में 1 मीटर के चारों तरफ के एरिया से ही क्या करूंगा? मैं पानी एवं पोषक तत्वों का ग्रहण करूंगा। बाकी अगर मेरा रूट फैला हुआ है तो अपने वहां से भी मैं ग्रहण करता हूं, नहीं ग्रहण करूंगा, नहीं, वहां से भी मैं ग्रहण करूंगा, परंतु 20%, बाकी 80% कहां से ग्रहण करूंगा? मैं अपने 1 मीटर के सर्कल से ही। तो मैं पानी को यहां पर क्यों अप्लाई करूं? ये 1 मीटर के दायरे से बाहर है ना, ये क्या 1 मीटर के दायरे से बाहर है, तो मैं यहां पर पानी के अप्लाई क्यों करूं? मैं केवल रूट के पास पानी दूंगा। कहां पर पानी दूंगा? रूट के पास पानी दूंगा। इसीलिए एक कहावत भी आया था, रहीमन मूल ही सींच, वैसा हम लोग बचपन में पढ़े थे हिंदी की कविता में। हमको पौधों के जड़ के पास में पानी देना चाहिए। पत्तियों पर पानी देंगे तो कोई काम का नहीं है, या तो 10 मीटर पर पानी देंगे तो कोई काम का नहीं है। कहां पर पानी देना पड़ेगा हम लोगों को? रूट के पास पानी देना पड़ेगा। तो फ्लडिंग करेंगे तो पूरे खेत पर पानी देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? तो क्या फ्लडिंग मेथड हमारे आम के पौधे में सिंचाई करने के लिए बेस्ट है? फ्लडिंग मेथड से सिंचाई हम लोग नहीं कर सकते। तो दूसरा नंबर का मेथड हम लोग कौन सा मेथड देखे थे? दूसरे नंबर के मेथड में मैं क्या बोला था कि हमको अपने खेतों पर क्या करना है? स्ट्रिप मेथड का उपयोग कर सकते हैं। कौन से मेथड का? स्ट्रिप मेथड का। तो स्ट्रिप मेथड में ये मुख्य सिंचाई का नाली, अब ये मुख्य सिंचाई की नाली के यहाँ पर खोल दोगे आप लोग, तो खोलोगे तो पूरे खेत को पानी दोगे कि नहीं दोगे? पूरे खेत पर पानी चला जाएगा तब भी, मतलब हमारे पास जो बॉर्डर मेथड है वो भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पूरा रूप से हमको पानी देना पड़ रहा है। तो दूसरे नंबर का विधि पर हम लोग कौन सा मेथड देखे थे? चेक बेसिन मेथड। ये चलो मैं चेक बना दिया इसी को, ये चेक बन गया। तो चेक बेसिन मेथड में भी पूरे खेत पर पानी दोगे कि नहीं दोगे? चेक पर भी पूरे खेत पर पानी चला जाएगा, मतलब चेक बेसिन मेथड भी हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तब कौन सी विधि से पानी दें? तब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, खेत का ये जो हमारे पास 1 मीटर का ये जो सर्कल का जो एरिया है, वहां पर हम लोग एक थाला बना देंगे, रिंग बना देंगे। क्या बना देंगे? रिंग बना देंगे। रिंग बना दिया, और रिंग बनाने के बाद इस रिंग को किससे कनेक्ट कर देंगे हम लोग? सहायक सिंचाई की नाली से। किससे कनेक्ट कर देंगे? सहायक सिंचाई की नाली से। ये मैंने अलग अलग रिंग को क्या कर दिया? सहायक सिंचाई की नाली से कनेक्ट कर दिया। और ये आम का पौधे का अलग अलग मैं नाम भी रखा हूँ, ए नंबर का प्लांट, बी नंबर का प्लांट, सी नंबर का प्लांट, डी नंबर का प्लांट, ऐसे नाम रखे हुए हैं। अब जिस प्लांट को आपको इरिगेशन करना होगा, मतलब ये तो यहाँ पर दिखाई नहीं देगा ना जी, अच्छा मिल जाएगा क्या पूरा? चलिए उसको आप लोग ये समझ लेना, ये आम का पौधा है, ये वाला लाइन को नहीं समझेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर खेत पर पानी देना चाहेंगे तो कुछ हमारा आम का पौधा, यहाँ पर दूसरा बना दूं क्या? किसी में समझ में आ जाएगा? आ जाएगा ना। तो इसी में हम लोग देखते हैं। अब मान के चलिए मेरे को ये बी नंबर के आम के पौधे को पानी देना था, तो मैं क्या करूंगा? मुख्य सिंचाई की नाली पर हमारे पास पानी आ जाएगा, मुख्य सिंचाई नाली से सहायक सिंचाई की नाली पर पानी आ जाएगा, और सहायक सिंचाई की नाली से होते हुए, ये रिंग से होते हुए हमारे पास यहाँ पर पानी आ जाएगा। मतलब हमारे पौधे की जड़ के पास को पानी मिल जाता है। आ रहा है बात समझ में? तो यहाँ पर मुख्य रूप से सवाल ये पूछा जाता है कि फल बगीचे जो होते हैं, ठीक है, ये फल के बागान जो होते हैं, फ्रूट क्रॉप जो होता है, वहां पर सिंचाई करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो क्योंकि फल वृक्ष जो होते हैं उसको हम लोग ज्यादातर 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर की दूरी पर लगाते हैं। अगर हम लोग हाई डेंसिटी करेंगे मैंगो की तो क्या करेंगे? 2.5 × 2.5 मीटर डिस्टेंस पर लगाएंगे हम लोग। अगर हम लोग नॉर्मल डिस्टेंस पर लगाना चाहेंगे तो 5 × 5 मीटर पर लगाएंगे। और अगर हमारे पास देसी वेराइटी हम लोग 10-10 मीटर की दूरी पर लगाते हैं। तो दूरी बहुत ज्यादा है। दूरी क्या है? बहुत ज्यादा है। तो बहुत दूर में जब हम लोग फसल को लगाए हुए हैं तो हम लोग कौन से मेथड का यूज करेंगे? रिंग मेथड का। कौन से मेथड का? रिंग मेथड का। तो रिंग मेथड आर मेनली यूज्ड फॉर फ्रूट क्रॉप। क्या लिखेंगे? रिंग मेथड आर मेनली यूज्ड फॉर फ्रूट क्रॉप और हॉर्टिकल्चरल क्रॉप या लॉन्ग डिस्टेंस क्रॉप। पेपर में अलग अलग नाम से पूछा जा सकता है। आ रहा है बात समझ में? तो ये कितने नंबर का मेथड हो गया हमारे लिए? 5 नंबर का मेथड। कौन सा नंबर का? 5 नंबर का मेथड हो गया। तो चलिए अगला नंबर देखें। फिर अभी तक मैं सतह में ही पानी दे रहा हूँ। कहां पर? सतह में ही पानी दे रहा हूँ। ये हमारे पास 5 नंबर का मेथड हो गया। 6वें नंबर पर देखते हैं। अब
छठवें नंबर पर लिखेंगे कंटूर मेथड ऑफ इरिगेशन। एकदम सिंपल सिंपल सी बातें, यहाँ पर सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट को समझना है और कुछ नहीं, ठीक है। सवाल आएंगे तो अपने आप वो आपसे बनने लगेंगे। अगर आपको समझ में आता है कि कौन कौन सी विधि में कैसे कैसे चीजें होती है, तो वो सवाल जब आप पूछेंगे ना तो अपने आप वो बनने लगेगा, ठीक है। आपको सिर्फ देखना है कि ये कौन सा मेथड को पूछना चाह रहा है, फिर अपने आप से आप लोग क्या करोगे, कंपेयर कर पाओगे, ठीक है। तो एक कंटूर मेथड में क्या है, ये कंटूर मेथड का यूज करते हैं मेनली हम लोग हिली एरियाज में। कहाँ पर करते हैं, हिली एरियाज में। तो पहले यहाँ पर लिख लेंगे फॉर इरिगेशन इन, sorry, it is used in hilly area, it is used in hilly area, ठीक है। हिली एरिया में उपयोग करेंगे। पेपर में पूछा जा चुका है आपके व्यापम के पेपर में कि हिली एरिया पर, पहाड़ी क्षेत्रों पर सिंचाई करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। तो पहाड़ी क्षेत्रों पर सिंचाई करने के लिए मुख्य रूप से हम लोग कंटूर मेथड ऑफ इरिगेशन का यूज करते हैं। मुख्य रूप से हम लोग कौन सा करेंगे, कंटूर मेथड का उपयोग करेंगे। अब सबसे पहले समझते हैं कि कंटूर मेथड क्या चीजें होती है, ठीक है। तो कंटूर मेथड ये बोला जाता है कि जैसे कि ये कोई पहाड़ है, क्या है, कोई पहाड़ है, पहाड़ी एरिया है। अगर हम लोग उत्तराखंड की तरफ जा करके देखेंगे तो ऐसे हम लोगों को पहाड़ देखने को मिलेगा। तो इस पहाड़ पर तो मैं डायरेक्ट कल्टीवेशन नहीं कर सकता, इस डायरेक्ट पहाड़ पर हम लोग खेतों पर, पहाड़ पर डायरेक्ट फसलों की खेती नहीं कर सकते। तो पहाड़ को क्या करते हैं हम लोग, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप अक्रॉस द स्लोप। अभी ये स्लोप हमको इस कुछ इस तरफ से दिखाई दे रहा है, नीचे की तरफ वर्टिकल स्लोप दिखाई दे रहा है हम लोगों को, नीचे की तरफ जा रहा है। तो हमको जिस तरफ स्लोप है उसके क्रॉस में, उसके विपरीत दिशा पर क्या करना है, हमको फसल को लगाना है। तब उसके विपरीत दिशा पर फसल लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अपने लैंड का मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मॉडिफिकेशन। तो आप लोग देखे होंगे सीढ़ी नुमा खेती, क्या, सीढ़ी नुमा खेती। उस सीढ़ी नुमा खेती को ही कंटूर फार्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, कंटूर फार्मिंग कहते हैं। तो इस फील्ड को मैं कुछ इस प्रकार से परिवर्तन कर दूंगा। ये हमारे पास कोई खेत था, इस खेत को हम लोग क्या करेंगे, सीढ़ी नुमा रूप में परिवर्तन कर देंगे। कुछ इस प्रकार से हम अपने खेत को क्या कर देंगे, परिवर्तन कर देंगे। मिट्टी को काटेंगे और काट करके क्या करेंगे, हम लोग परिवर्तन कर देंगे। पहला हमारा फील्ड क्या था, ऐसा कुछ दिखाई देता था, ए नंबर पर था। दूसरे नंबर पर हम लोग फील्ड को क्या करेंगे, बी नंबर पर कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर अब हम लोग फसल को नहीं लगा पा रहे थे ज्यादा स्लोप होने के कारण, इसलिए हम लोग क्या किए, उसको सीढ़ी नुमा संरचना पर क्या कर दिए हैं, बदल चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग फसल को लगाएंगे भैया। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो भी क्रॉप आपको लगाने का मन है वो क्रॉप को यहाँ पर क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। चाहे आप फल वृक्ष लगाओ, चाहे आप धान लगाओ, चाहे आप गेहूं लगाओ, कुछ भी फसल लगा सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि कोई बंधन है कि आप ये फसल को लगा सकते हो, ये फसल को नहीं लगा सकते, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उस क्लाइमेट है, उसका अगर इन्वायरमेंट है तो आप उस फसल को लगा सकते हो। तब यहाँ पर हम लोग फसल लगाए हुए हैं, तो आप देखो क्रॉस के स्लोप में लगाए। मैं हॉरिजॉन्टल क्रॉपिंग किया हूँ, हमारे पास वर्टिकल था स्लोप, अब हम लोग क्रॉप क्या किए हैं, हॉरिजॉन्टली लगाए हुए हैं। तो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप अक्रॉस द स्लोप को ही हम लोग क्या कहते हैं, कंटूर फार्मिंग। क्या कहते हैं, कंटूर फार्मिंग। अब यहाँ पर कंटूर फार्मिंग कर रहे होंगे तो यहाँ के फसल को भी तो पानी की जरूरत पड़ रहा होगा, यहाँ की फसल को भी क्या पड़ेगा, पानी की जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ के फसल को जब पानी की जरूरत पड़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये खेत का जो ऊपर वाला हिस्सा है, इस ऊपर वाले हिस्से को क्या कर देंगे, हम लोग पानी दे देंगे। यहाँ पर मैं पानी का एप्लीकेशन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे पहले नंबर पर पानी भरेगा, पहले नंबर पर क्या होगा, पानी भर जाएगा। उसके बाद धीरे से पानी क्या आएगा, नीचे आएगा। नीचे आने के बाद यहाँ पर पानी आने लगेगा। उसके बाद ये पानी फिर से नीचे आएगा, फिर से यहाँ पर इरिगेशन हो जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर यहाँ पर इरिगेशन होगा, फिर नीचे आएगा, फिर यहाँ पर इरिगेशन हो जाएगा। तो जब कंटूर फार्मिंग में हम लोग कंटूर मेथड से सीढ़ी नुमा संरचना पर हम लोग सिंचाई करते हैं, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंटूर इरिगेशन। क्या कहेंगे, कंटूर इरिगेशन। इस मेथड का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ पर किया जाता है, हिली एरियाज पर। कहाँ पर, हिली एरियाज पर। तो हम लोग यहाँ पर दो मेथड देखे, कितने मेथड, दो मेथड, सॉरी एक ही मेथड देखे थे अभी तक हम लोग, तो सरफेस मेथड। कौन सा, सरफेस मेथड। तो सरफेस मेथड में हम लोग पानी डाल सकते हैं 6 प्रकार से। कितने प्रकार से, 6 प्रकार से। फ्लडिंग कर सकते हैं, तो फ्लडिंग होता है धान के लिए, जूट के लिए अच्छा होता है। उसके बाद हम लोग कौन सा देखे, बॉर्डर स्ट्रिप मेथड देखिए। तो बॉर्डर स्ट्रिप मेथड सब फसल के लिए उपयोगी हो सकता है, परंतु सैंडी सॉइल में ज्यादातर उसको उपयोग नहीं करना चाहिए।
फिर हम लोग देखे चेक बेसिन मेथड, तो चेक बेसिन मेथड में हमको क्या करना है, फील्ड को अलग अलग किस में डिवाइड करना है, चेक में डिवाइड करना है। हम लोग चेक में डिवाइड करके देखे थे, ये चेक पर डिवाइड कर लिए। इसमें हम लोग मेनली सिंचाई करते हैं किस मेथड के, किस फसल को, गेहूं की फसल को, या तो फिर वेजिटेबल की फसल को इस विधि के द्वारा सिंचाई करना चाहिए। उसके बाद हम लोग कौन सा मेथड देखे, रीज एंड फरो मेथड देखे। तो जिस फसल को मेढ़ और नाली पर लगाया जाता है उसको क्या कहेंगे हम लोग, रीज मेथड बोलेंगे, ठीक है, रीज मेथड से सिंचाई करेंगे। उसके बाद कौन सा मेथड, रिंग मेथड, फसल का अगर हमको फल वृक्षों को पानी देना है तो रिंग मेथड से हम लोग पानी देंगे। उसके बाद कौन सा, अगर हम लोग कंटूर पर लगाए हुए क्रॉप को तो सिंचाई करने के लिए कंटूर मेथड का ही उपयोग करेंगे। तो दूसरे नंबर पर मैं जो आप लोगों को सब सरफेस मेथड बताया था, दूसरा नंबर का जो मेथड बताया हुआ था, तो ये जो सब सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन है इसका उपयोग भारत देश में नहीं किया जाता है। नीचे वाले लाइन पर आएंगे और लिखेंगे सब सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन। फिर कल हम लोग देखेंगे स्प्रिंकलर इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम देखेंगे, बड़ा मजा आएगा उसमें। यहां से असल में दो सवाल पूछे जाते हैं ना, सब सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन, ठीक है। तो ये सब सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन में क्या बताया मैं आप लोगों को कि ये हमारे पास सॉइल की सतह है, सॉइल की सरफेस है, और इस सॉइल की सरफेस पर मैं क्या करता हूं, कोई क्रॉप लगा देता हूं। ये मैंने कोई क्रॉप लगा दिया, चलिए मैं नारियल का ही पौधा लगाता हूं, ये मैंने यहाँ पर नारियल के पौधा लगा दिया। चलिए इसका ऐसा लीफ भी बना देते हैं, ठीक है। अब इस नारियल के पौधे को क्या करना है, हमको पानी देना है। चलिए छोटा छोटा नारियल फल भी है, समझ लेना आप लोग, ठीक है। ये नारियल की क्रॉप को हमको क्या करना है, पानी देना है। अब इस नारियल की क्रॉप को पानी देने के लिए मैं क्या किया था, आप लोग देखे होंगे यहाँ पर सॉइल के नीचे की सतह पर मैं यहाँ पर पाइप लगा दिया था। क्या लगाया था, पाइप लगाया था। ये मैंने पाइप यहाँ पर सेटअप कर दिया। आप लोग यहीं तक समझिएगा, इस नारियल के पानी को, पौधे को पानी देने, तो यहीं तक हम लोग इसी खेत पर पानी लगाए हुए हैं। यहाँ पर क्या पहुंच जाएगा, पानी, इसके अंदर में क्या भरा रहेगा, पानी। अगर पानी सिंचाई की जरूरत होगा तो यहाँ पर क्या भरा रहेगा, पानी। तो ये ऊपर का एरिया देखो परफोरेटेड दिखाई दे रहा है, तो परफोरेटेड होने के कारण यहाँ से पानी क्या होने लगेगा, बाहर निकलने लगेगा, और बाहर निकलेगा तो रूट को गीला करेगा कि नहीं करेगा, रूट को गीला करते जाएगा। यहाँ आगे पर जाकर के देखेंगे फिर एक नारियल लगा रहेगा, तो पाइप तो आगे की तरफ बढ़ा हुआ है, पाइप के आगे की तरफ बढ़ा हुआ है, तो ये नारियल के पौधे के पास पानी पहुंचाते जाएगा। इसको हम लोग क्या बोले हैं, सब सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन बोले हुए हैं। तो इस इरिगेशन को अपनाने के लिए हमको खेत पर पूरा जितना लाइन हमको क्रॉप लगाना पड़ेगा उतने लाइन पर लोहे के पाइपलाइन बिछाना पड़ेगा। लोहे के क्या करना पड़ेगा, पाइपलाइन बिछाना पड़ेगा। तो क्या भारतीय किसानों के पास इतना पैसा है कि अपने खेतों पर लोहे के पाइपलाइन बिछा पाए? भारतीय किसानों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने खेतों पर लोहे के पाइपलाइन बिछा पाए। अगर उसके पास इतना पैसा होता तो अपने घर पर वो छत बना लेते, छत वाला घर बना लेते, छड़ सीमेंट से क्या करते, छत वाला घर बना लेते। अपने खेतों पर लोहे के पाइप थोड़ी नहीं बिछाएंगे वो लोग, ठीक है। मतलब भारतीय किसान जो है मेनली गरीब टाइप के व्यक्ति होते हैं। सीड खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर खरीदने के लिए वो लोग क्या करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं। उनके लिए तो उनके पास पैसा नहीं होता है, तो खेत पर ये सिंचाई करने के लिए कहाँ से पैसा लेकर के आएंगे। मतलब ये जो सब सरफेस ऑफ मेथड ऑफ इरिगेशन है इसका उपयोग हम लोग अपने खेतों पर नहीं करते हैं। केवल कहां पर किया जाता है, कोकोनट गार्डन में करते हैं, केरल में, क्योंकि ये बहुत महंगा फसल है। याद रखना, एक कोकोनट आप लोग खरीदने के लिए जाओगे तो 50 रुपए का मिलेगा, आप लोग नारियल पानी वाला 50 रुपए का 40 रुपए मिलेगा। मतलब ये बहुत महंगा क्रॉप है, और महंगा क्रॉप होने के कारण हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वो जो गार्डन लगाया हुआ है, कोकोनट का गार्डन लगाया हुआ है, वो भी तो अमीर व्यक्ति होगा, और अमीर व्यक्ति मतलब उसके पास ज्यादा पैसा, और ज्यादा पैसा मतलब ये वाले मेथड को अपना सकता है। तो इसको दो जगह पर अपनाते हैं, याद रखेंगे। दैट मेथड इज एडॉप्टेड इन या यूज्ड इन लिखेंगे, it is used in coconut garden, in Kerala, coconut garden in Kerala, and APPLE apple garden, apple garden in J&K, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। दो जगह पर इस विधि का उपयोग किया जाता है, कोकोनट के गार्डन पर किया जाता है और एप्पल के गार्डन पर किया जाता है। तो याद रखिएगा,
कोकोनट के गार्डन पर तो यूज आसानी के साथ कर लेते हैं, एप्पल के गार्डन पर दूसरा मेथड से हम लोग सिंचाई कर ही नहीं सकते, दूसरा मेथड से हम लोग सिंचाई नहीं कर सकते। अब आप जाओगे जम्मू एंड कश्मीर में जाओगे तो वहां का तापमान है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस पौधे को आप लोग केले का, उसका नारियल का पौधा ना समझ करके क्या समझ लो, आम का उसका पौधा समझ लो, एप्पल का पौधा समझ लो, ठीक है। अब इस एप्पल के पौधे को मेरे को पानी देना है, पानी का जरूरत था। अब मैं सरफेस मेथड से इस खेत पर अगर मैं पानी दिया, ठीक है, सरफेस मेथड से क्या किया, पानी दिया, कुएं का पानी, कुएं से मैं पानी उठाया और इस कुएं के पानी को कहां पर पहुंचा दिया, मैं खेतों पर पहुंचा दिया। तो खेत पर भाई कुएं में पानी रहेगा तो नहीं जमा रहेगा, ठीक है, कुएं का पानी कभी भी नहीं जमता है, कुएं का पानी का तापमान 15-16 डिग्री सेंटीग्रेड करीब करीब रहता है। लेकिन इस पानी को ऊपर उठा करके जैसे ही मैं क्या करूंगा, फसल के पास पहुंचाऊंगा, तो फसल के पास पहुंचने के बाद आधा घंटे के बाद वो पानी जम जाएगा, आधा घंटे के बाद पानी क्या हो जाएगा, जम जाएगा। और जमने के कारण अब ऑस्मोसिस प्रेशर आने लगेगा, ऑस्मोसिस के कारण पौधे के अंदर जो पानी है उस पानी को भी क्या कर लेगा, वो खींच लेगा। आ रहा है बात समझ में? तो इस विधि से बर्फ वाले हम लोग अगर सरफेस मेथड का उपयोग करेंगे तो हमारे पौधे के लिए क्या हो सकता है, वो नुकसानदायक हो सकता है। क्या हो सकता है? नुकसानदायक। तो इसके लिए हमारे पास रास्ता क्या है, हम लोग सतह के ऊपर पानी डालें ही ना, क्योंकि सतह पर पानी डालेंगे तो पानी क्या हो जाएगा, जम जाएगा, बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बर्फ को तो पौधा एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा ना, उसको तो एब्जॉर्ब करने के लिए लिक्विड फॉर्म में चाहिए। किस फॉर्म में चाहिए? लिक्विड फॉर्म में। और हमारा पानी हम डाल लिक्विड फॉर्म में रहे, कन्वर्ट किस में हो जा रहा है, आइस के फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में। तो हमको क्या करना होगा, पानी को अब यहाँ से यहाँ ना पहुंचा करके यहाँ से यहाँ पहुंचा देंगे, नीचे पहुंचा देंगे, सॉइल के नीचे पर। तो सॉइल के नीचे का तापमान तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होगा, ठीक है। और हमारा जो सॉइल के नीचे पाइपलाइन लगा है वहां पर तो पानी नहीं जमेगा। अब यहाँ से पानी नहीं जमता है, धीरे 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 बाहर निकलते रहेगा और यहाँ से पौधे की रूट भी नीचे पर रहेंगे और पौधे की रूट फिर क्या करते रहेंगे, उस पानी को लिक्विड फॉर्म में एब्जॉर्ब कर रहे होंगे। पानी नीचे पर तो नहीं जम पाएगा ना, सॉइल के नीचे पर नहीं जमेगा। तो इसलिए एप्पल के गार्डन में सब सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन से सिंचाई करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। इसलिए एप्पल गार्डन के लिए सबसे सुटेबल मेथड कौन है, सब सरफेस मेथड। क्या है? सब सरफेस मेथड। आ रहा है बात समझ में? और हम लोग कोकोनट गार्डन पर तो कर ही सकते हैं। और एप्पल भी क्या है, महंगा फसल है, ठीक है, एप्पल भी क्या है, महंगा फसल है। एप्पल के जो गार्डन लगाएंगे उन लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में पैसा हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा, मतलब वो अपने खेतों पर ऐसा लोहा का पाइप बिछा सकता है। आ रहा है बात समझ में? तो ये हम लोग देखे सिंचाई की दो विधियां देखे, सरफेस मेथड और क्या देखे, सब सरफेस मेथड देखे। मैं मानता हूं कि आप लोगों को इन दोनों विधियां समझ में आ गई होंगी। कल के क्लास में हम लोग बात करेंगे स्प्रिंकलर मेथड ऑफ इरिगेशन और ड्रिप मेथड ऑफ इरिगेशन। थैंक यू।